गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। आपको थंबनेल देख करके आइडिया लग गया होगा। एमपीपीएससी एई के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपको वीडियो कंप्लीट देखना, आप डबल स्पीड पे देखिए लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिले। इसलिए इस वीडियो को हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हैं ताकि आप स्पीड को इंक्रीज कर पाएँ। एमपीपीएससी एई 2024 के बारे में बात करेंगे। मतलब मध्य प्रदेश के अंदर जो असिस्टेंट इंजीनियर का रिक्रूटमेंट 2024 के अंदर होगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके बारे में क्या बात करेंगे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट के डेली कॉल आते रहते हैं कि इनके जिनका डिटेल में जानकारी नहीं होती कि एग्जाम कैसे होता है, क्या सिलेबस पैटर्न रहता है, सारी चीज़ें। तो मतलब एक बेसिक जानकारी से लेकर के यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आपको कुछ भी नहीं पता एमपीपीएससी एई के बारे में, तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आपको थोड़ा बहुत पता है, आपने एक आध अटेम्प्ट दे चुके हैं, तब भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कंप्लीट देखिएगा। इसके अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे कि ऑल अबाउट देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है ना, अपने पिछले ईयर कट ऑफ कितनी गई थी, तैयारी कैसे करें, नोटिफिकेशन कब आएगा, इन सब पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इस एग्ज़ाम के देने की क्राइटेरिया होती है, इसमें कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए। मध्य प्रदेश के अंदर जो असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम होता है उसको एमपीपीएससी कंडक्ट करवाता है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका सेंटर कहाँ है, इंदौर के अंदर है, पता है आपको। अब इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, जो इस एग्जाम को दे सकते हैं, है ना। अब सिविल इंजीनियरिंग यहाँ लिखा है तो हम सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट की बात कर रहे हैं। आप जिस भी ब्रांच के हैं उसके रिस्पेक्टिव समझ लीजिएगा। इसके अंदर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी जो डिप्लोमा 3 साल का जो पॉलिटेक्निक किए हुए स्टूडेंट होते हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। जो एस्पिरेंट जिनका बी है या फिर बीटेक कंप्लीट है वही इस एग्जाम के एलिजिबल होते हैं। अच्छा, फिर एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो एग्जाम पैटर्न की यदि हम बात करें तो इसका एग्जाम 2 स्टेज के अंदर होता है। 2 स्टेज के अंदर होता है। जो हमारा पहला स्टेज होता है ये रिटन टेस्ट होता है। ठीक है, रिटन टेस्ट होता है 450 मार्क्स का, 450 मार्क्स का। अब इस जो रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट यानी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर, ये पेपर आपका ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन मोड में होता है। किस में होता है, ऑफलाइन मोड में होता है। ऑफलाइन मोड में होता है, 3 घंटे का एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑफलाइन मोड में होता है। आपको OMR शीट मिलती है जिसको आपको फिल करना पड़ता है, यानी सर्कल को फिलअप करना पड़ता है। आपने पहले के टाइम में ऐसे एग्जाम दिए होंगे। तो ये आपका 450 मार्क्स का। अच्छा, जो 3 घंटे का पेपर होता है इसमें 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन तो आपका टेक्निकल का रहेगा, यदि आप सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं तो सिविल का रहेगा, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल का। यानी टेक्निकल का आपका एक सेक्शन रहता है जिसके अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन रहता है 3 मार्क्स का, यानी 300 मार्क्स हो गया। दूसरा आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन होता है। नॉन टेक्निकल सेक्शन में 50 क्वेश्चन होते हैं और इन 50 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, यानी 150 मार्क्स का हो गया। तो ओवरऑल 450 नंबर हो गए। जो आपका टेक्निकल का पेपर होता है वो इंग्लिश में होता है। जो आपका नॉन टेक का पेपर होता है बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश। क्योंकि एक कॉमन डाउट भी बच्चे फ़ोन करके पूछते हैं, सर कैसे पेपर आता है, हिंदी इंग्लिश में आता है। तो पता होना चाहिए क्योंकि आप प्रेफर होंगे, फाइनल ईयर में होंगे, तभी आप एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पता चल गया कि जो हमारे स्टेज 1 होता है 450 नंबर का पेपर होता है। 2 सेक्शन होते हैं, एक टेक होता है, एक नॉन टेक होता है। टेक्निकल के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 300 मार्क्स का। सेक्शन बी हमारा जो होता है इसमें नॉन टेक्निकल होता है। नॉन टेक्निकल के अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 150 मार्क्स होता है। अच्छा, इसके अंदर निगेटिव मार्किंग भी होती है, बिल्कुल निगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे तो आपके 1 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है तो 1/3 यानी 1 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। अच्छा, पेपर ऑफलाइन मोड में होता है, पता चल गया। अब जब इस पेपर को आप देते हैं फिर आपका स्टेज 2 होता है। स्टेज 2 आपका होता है इंटरव्यू। लेकिन उससे आप पहले ये जान लीजिए कि जो आपका ये पेपर होता है इसमें सेक्शनल कट ऑफ होता है, यानी सेक्शन ए आपका टेक्निकल होता है, सेक्शन बी आपका नॉन टेक होता है। अब कई बार क्या होता है ना, बहुत से स्टूडेंट नॉन टेक वाले सेक्शन की सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकाल पाते। ठीक है, नॉन टेक वाले सेक्शन की सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकाल पाते। यदि आप जनरल एस्पिरेंट है तो जनरल कैंडिडेट के लिए 40% दोनों में रहता है, बाकी कैंडिडेट के लिए 10% लेस रहता है, 30% रहता है। तो जनरल कैंडिडेट के लिए हर एक सेक्शन में 40% लाना अनिवार्य है।
अरे सेक्शन में 40% लाना अनिवार्य है, दोनों के अंदर सेक्शनल कट ऑफ लागू होता है। अब यदि आपको पेपर 1 निकल जाता है, यानी आप स्टेज 1 इन पेपर 1 आपने 450 नंबर का दिया, आपका पेपर निकल जाता है, तो फिर आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। अब इंटरव्यू के लिए जब आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपका 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, 50 मार्क्स का। और जो ओवरऑल आपका इंटरव्यू होता है, 5 ओवरऑल जो मार्क्स हो जाएंगे, तो 450 नंबर पेपर 1 का यानी स्टेज 1 का, 50 आपका इंटरव्यू का, तो 500 मार्क्स हो गए ना। ओवरऑल जो कैलकुलेशन बनती है वो 500 मार्क्स पे बनती है, 500 मार्क्स पे बनती है। तो आपको पता चल गया मोटा मोटा कि सर एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्या टेक होता है, क्या नॉन टेक होता है, सेक्शनल कट ऑफ क्या होती है, निगेटिव मार्किंग क्या होती है। सॉरी, यहाँ तक तो आपको पता चल गया। अब आपको थोड़ा ये देख लेना चाहिए कि अभी आपके हाल फिलहाल 2 पेपर हुए, है ना, 2 पेपर हुए। एक तो आपका पेपर ए हुआ लेटेस्ट में, जो 2022 वाला पेपर 23 में हुआ है अभी, ठीक है, पिछले मंथ पेपर हुआ है, अभी तो इसका रिजल्ट ही नहीं आया। जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, उसका रिजल्ट आ चुका है। तो उसके कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, उसके कट ऑफ के बारे में। अब देखिए, कोई भी कट ऑफ फाइनल तब निकल के आता है एमपीपीएससी के थ्रू, जब एमपीपीएससी का पहले तो पेपर स्टेज 1 होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर इंटरव्यू का जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है, इंटरव्यू का जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है तब आपकी कट ऑफ निकल के आती है। तो 2020 का तो फाइनल रिजल्ट आ चुका है, ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, तो उसका कट ऑफ हमारे पास है। लेकिन अभी जिसका इंटरव्यू चल रहा है, इन प्रेजेंट सिनेरियो आपका इंटरव्यू भी चल रहा है 2021 वाले एग्जाम का, जो 22 में हुआ था उसका इंटरव्यू चल रहा है। तो जो इंटरव्यू चल रहा है उसका भी कट ऑफ नहीं आया ऑफिशियल, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। उसके पिछले साल 2020 के अंदर जो कट ऑफ फाइनल एमपीपीएससी ने ऑफिशियल साइट पे अपलोड कर दिया है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा कट ऑफ के बारे में पता रहना चाहिए आपको, यदि आप इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। 2020 का जो फाइनल कट ऑफ था, ये आपका फाइनल कट ऑफ है, ठीक है, इंटरव्यू के बाद का है। जो मेल कैंडिडेट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, इसके बाद फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे। तो जो जनरल कैंडिडेट है, इसमें हुआ क्या था, बहुत सारे क्वेश्चन है ना रिमूव कर दिए गए थे। तो ओवरऑल जो कैलकुलेशन बनी थी, ठीक है, 500 में से 461, 461 पे आपका कट ऑफ बना था, 461 पे। तो जो जनरल कैंडिडेट है उनका 324 कट ऑफ गए थे, यानी ऑलमोस्ट कह सकते हैं 70% के आसपास। जो ओबीसी कैंडिडेट है, ओबीएफ नहीं होगा, ओबीसी जो कैंडिडेट हैं उनका जो कट ऑफ है 320, मतलब 322 नंबर गए थे, यानी 69% के आसपास है। 313 इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में जो जनरल कैंडिडेट आते हैं उनका 68% था। जो एफसी कैंडिडेट है उनका 286 था, यानी 62% के आसपास। और जो एफटी कैंडिडेट है उनका 57% था। तो सभी कैंडिडेट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि आप मेल कैंडिडेट हैं, आपकी इतनी कट ऑफ 2020 के अंदर गई थी, 2020 के अंदर इतनी कट ऑफ गई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के बारे में। तो फीमेल जो कैंडिडेट है उनका 64.4% के आसपास गया था, 297 मार्क्स गया था आउट ऑफ 461। जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट का जो गया था 63% के आसपास। ईडब्ल्यूएस का 60%, 54%, 51% एफटी का। तो आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया कि यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो कट ऑफ बहुत अच्छी जाती है, 70% आपको स्कोर करना पड़ेगा, मिनिमम 70% आपको स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके बात बनेगी। आपको ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। यहाँ तक पता चल गया पैटर्न के बारे में। हमारे पिछले साल जिसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उसकी कट ऑफ कितनी गई थी उसके बारे में भी आपको आइडिया लग गया है। अच्छा, पर इसकी तैयारी के लिए तैयारी कैसे करें, तो अभी तक जो बातें हमने बताई, ये जो कट ऑफ है ना, सब कुछ सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के बिहाफ पे है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पास, ध्यान में रखिएगा। पैटर्न तो सबके लिए कॉमन होता है, लेकिन जो कट ऑफ हमने डिस्कस की थी वो सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए है। और जो हम आगे बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में, इसका सिलेबस वगैरह क्या होता है, ये हम सब बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए। तो सिविल वाले एस्पिरेंट वीडियो कंटिन्यू कर लीजिए और बाकी के एस्पिरेंट वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अच्छा, सिलेबस क्या रहता है, तो सिलेबस में पता चल गया आपको, एक तो टेक रहता है, दूसरा आपका नॉन टेक रहता है। अब इस टेक्निकल के अंदर कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं सिविल इंजीनियरिंग को, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमने ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया था ना डिटेल्ड वाला लास्ट ईयर दिसंबर में, उसका हमने नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट लिया है। पहला हमारा दिया है यूनिट 1, इसमें 10 यूनिट दिए हैं टोटल, ओवरऑल आपके 10 यूनिट में दिया है। जब आप पढ़ते हो थोड़ा मॉडिफाई करके 12-13 यूनिट हम कर लेते हैं ताकि पढ़ने में काफ़ी आसानी हो, ठीक है। तो यूनिट 1 आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जिसके अंदर आपका दोनों चीज़ें आ जाएंगी। एक तो फॉर्म रहता है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस है, प्लेन स्ट्रेस स्ट्रेन है, ठीक है।
अब आपको इलास्टिक थ्योरी है, प्रिंसिपल स्ट्रेस बेंडिंग, फियर, टॉर्सन, फिर किस में आते हैं, ये सब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आ जाते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी पढ़ेंगे और जो ट्रस्ट वगैरह होता है आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर यूनिट टॉप भी पढ़ेंगे। तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर दोनों सब्जेक्ट को मिला करके बना है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, यानी दोनों पेपर पढ़ना पड़ेगा यूनिट 1 के अंदर। अभी इंडिविजुअल टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, जब एक एक सब्जेक्ट को हम पोस्टमार्टम करेंगे उस पर्टिकुलर टाइम पे एक एक टॉपिक को हम देखेंगे। आगे हम बात करते हैं दूसरा हमारा जो यूनिट है, दूसरा यूनिट है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हमारा दूसरा सब्जेक्ट रहने वाला है। तीसरा सब्जेक्ट आपका है आरसीसी, है ना, आरसीसी रीइंफोर्स कंक्रीट डिजाइन, आरसीसी के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ हमारा जो सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर सीपीएम पार्ट वाला टॉपिक पूरा आ जाता है। एस्टिमेशन वाला टॉपिक भी पढ़ते हैं, तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वाला जो सब्जेक्ट होता है ना, इसी के अंदर पढ़ा जाता है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर। अगला अपना है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर इसमें तीनों चीज़ें आ जाएंगी, एक तो वाटर वाला पार्ट भी आ जाएगा, सीवेज वाला पार्ट भी आ जाएगा, ठीक है। सीवेज के बाद आपका जो वाटर वाला, सीवेज वाला, पॉल्यूशन वाला पार्ट भी है, ठीक है। ये सब सिलेबस आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसके तीनों पार्ट पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर। आगे अपना जो 6 यूनिट है वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के अंदर एक तो आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग होता है, एक तो इरिगेशन इंजीनियरिंग होता है, दूसरा आपका होता है हाइड्रोलॉजी। क्या होता है? हाइड्रोलॉजी। तो इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अपना एक पूरा पूरा टॉपिक दिया है, इन टॉपिक को आप देख सकते हैं। जो हमारा 7th यूनिट है वो फ्लूइड मैकेनिक्स है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी यूनिट है? फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आपका एक पार्ट और आता है ओपन चैनल फ्लो, ओपीएफ, ये भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। 8th आपकी यूनिट है रेलवे इंजीनियरिंग, तो रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में देखेंगे। इसके अंदर देखेंगे रेलवे इंजीनियरिंग यूनिट 8 के अंदर हम देखने वाले हैं। फिर अगला अपना टॉपिक है हाईवे एंड एयरपोर्ट। तो हाईवे के अंदर एयरपोर्ट, साथ में अपना जो ब्रिज वाला टॉपिक है, जो छोटे मोटे जो क्वेश्चन आ जाते हैं तो ब्रिज वाले टॉपिक भी ये डिस्कस करते हैं यूनिट 9 के अंदर। तो जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया, अब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में अपना हाईवे हो गया, हाईवे भी आता है, एयरपोर्ट भी आता है, ब्रिज भी आता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपका यूनिट 10 होता है, लास्ट यूनिट होता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर आपका सॉइल मैकेनिक्स वाला पार्ट है, फाउंडेशन वाला पार्ट है, ये दोनों पार्ट डिस्कस करेंगे। तो जो सिविल इंजीनियरिंग के टोटल 10 यूनिट में सिलेबस को डिवाइड किया गया है, तो आप 10 यूनिट आपको करके जाना होगा, जहाँ से आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 300 मार्क्स का ये सिलेबस आपको कवर करना होगा। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि MPPSCA की इन्होंने डिटेल्ड सिलेबस दे रखा है। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर एक एग्जाम होता है सब इंजीनियर का, उसका कुछ भी सिलेबस फिक्स नहीं रहता, कुछ भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिलेबस प्री डिफाइंड होता है, और जो टॉपिक में सिलेबस मेंशन है वहीं से क्वेश्चन आता है। लेवल चेंज कर देगा, क्वेश्चन का लेवल चेंज कर देगा, थोड़ा घुमा के दे देगा क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन देगा, लेकिन इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। ये सबसे खास बात है इसकी, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये हमने बात कर ली टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस की, तो ये आपका सेक्शन हो गया। अब जो सेक्शन भी होता है जहाँ पे 50 क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। एक तो आपको MPGK पढ़ना होता है, जहाँ से आपके 30 क्वेश्चन के आसपास बनते हैं। दूसरा आपको ICT पढ़ना होता है, ठीक है, ICT पढ़ना होता है, जहाँ से 10 क्वेश्चन बनते हैं। और तीसरा आपको करंट अफेयर पढ़ना होता है, जहाँ से 10 क्वेश्चन बनते हैं। अब हम देख लेते हैं MPGK में कौन कौन से टॉपिक है। तो MPGK में आपका हिस्ट्री कल्चर एंड आपका लिटरेचर वाला टॉपिक है पहला, ठीक है। दूसरा अपना ज्योग्राफी पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे। इसके अलावा करंट इवेंट ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल, तो जितने भी करंट इवेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT है। तो अबे जो अपन 3 यूनिट देखे ना, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसके अलावा हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर है, ये इससे आपके 30 क्वेश्चन बनते हैं, 30 क्वेश्चन। लास्ट का जो अपना करंट अफेयर, एंड करंट अफेयर में दोनों चीज़ें पढ़ना होगा। ये तो नेशनल पढ़ना होगा, MP का भी पढ़ना है। देखो MP का पढ़ना होगा, नेशनल इन इंडिया लेवल का, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, ये तीनों चीज़ें पढ़नी पड़ती है आपको, ठीक है। इससे 10 क्वेश्चन आपके बनेंगे। और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आपका ICT से 10 क्वेश्चन बनेंगे, जिसको भी पढ़ना पड़ता है। समझ में आ गई बात, क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, है ना। उससे आपके 30 क्वेश्चन। करंट अफेयर पढ़ेंगे, करंट अफेयर में MP का, इंडिया का एंड इंटरनेशनल, इससे 10 क्वेश्चन, और ICT से 10 क्वेश्चन। ये आपका 9 का पैटर्न रहने वाला है।
ठीक है, नानटेक का पैटर्न रहने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई कि हमारे एग्जाम का फ्लेवर्स क्या है। अच्छा सर, आपने हमें पैटर्न बता दिया, आपने हमें फ्लेवर्स बता दिया, आप हमें बताइए कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रिपेयर, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही आता है कि हाउ टू प्रिपेयर, इसका क्या सोल्यूशन है सर, किस तरीके से तैयारी करें, ये जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यदि एक बार आपको रोड मैप पता चल गया तो आसानी से आप इस एग्ज़ाम को निकाल ले जाएंगे। लेकिन रोड मैप क्या है, सबसे पहले तो आपको सिलेबस का पता चल गया ना, सिलेबस का पता चल गया तो हम तो आपसे रिक्वेस्ट ही करते हैं सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लिया करिए। प्रिंट आउट रहता है तो बिट बाय बिट मैच करने में काफ़ी आसानी होती है। ठीक है, तो आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस सिलेबस को बहुत ही अच्छे से कवर करना होगा, बहुत ही डिटेल के अंदर कवर करना होगा। पहला काम तो यही है, कंप्लीट सिलेबस को 10 यूनिट जो आपकी उसमें दी हुई है और जो 5 यूनिट आपके इधर दी हुई है, इन टोटल 15 यूनिट को, है ना, 15 यूनिट कहेंगे ना, पार्ट ए एंड पार्ट बी मिला को। तो जो भी टॉपिक इसमें दिए हुए हैं इन टॉपिक को इन डेप्थ प्रॉपर कवर करना होगा। कवर करने के बाद दूसरा अप्रोच होता है क्वेश्चन लगाना। दूसरा आपको क्वेश्चन लगाने होंगे। क्वेश्चन कैसे लगाने हैं, सबसे पहले तो आप MPPSC AE के क्वेश्चन लगा लीजिए और फिर आप EFC के क्वेश्चन लगा लीजिए। EFC कौन से क्वेश्चन लगाने हैं, जो आपके MPPSC AE के सिमिलर होते हैं। ये दो काम कर लीजिए। तीसरा अपना काम क्या होता है, रिवीजन होता है ना, रिवीजन करना होता है। और फोर्थ काम होता है अपना टेस्ट सीरीज। अच्छा, हमने मोटी मोटी बात बता दी कि ये पैटर्न होता है कुछ तैयारी करने का। पहले सिलेबस कवर कर लीजिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। लेकिन एक बात बताइए, आपका जो एक सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये पॉइंट तभी आपके अच्छे से हो पाएंगे जब आपका पहला वाला पॉइंट अच्छा होगा, जब आप पहले वाले स्टेप के अंदर अच्छा काम करेंगे। यानी पहला वाला स्टेप क्या है, सिलेबस को कवर करना अच्छे से, सिलेबस को अच्छे से कवर करना। अब ये सिलेबस अच्छे से कवर करने का मतलब मेरा ये है कि जब आप क्वेश्चन लगाने जाएं तो आपके ऑलमोस्ट 80 to 90% क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपके हो जाए फर्स्ट टाइम में। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, देखिए दो तरीके के एस्पिरेंट होंगे, यहाँ पर हम डिस्कस ही कर लेते हैं। एक तो एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो सेल्फ स्टडी के थ्रू कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी के थ्रू कर सकते हैं। हमारे पास दो अप्रोच हो सकती है, एक तो हमारे पास सेल्फ स्टडी की अप्रोच हो सकती है, दूसरा होता है कि भैया हम कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करके तैयारी करें, कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करके तैयारी करें। अब देखिए सेल्फ स्टडी बहुत सारे स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, करना तो उसमें भी सेल्फ स्टडी होता है, कोचिंग वाले पार्ट के अंदर भी। लेकिन इसमें देखिए थोड़ा समझ लेते हैं, सेल्फ स्टडी उनके लिए होता है जो प्रॉपर पहले से पढ़ चुके हैं और उनके खुद के हैंड रिटन नोट्स बने हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स बने हुए हैं। आपने कहीं से कोचिंग कर रखी है या आपने खुद से बहुत ही डिटेल में यूट्यूब ऑनलाइन कहीं से भी बहुत ही डिटेल के अंदर आपने पढ़ रखा है और आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स बने हुए हैं। जब आप उन नोट्स को पढ़ते हैं और क्वेश्चन करने जाते हैं तो आपके MPPSC AE के अब तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से बन जाते हैं। EFE के जो इजी एंड मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो MPPSC AE में आ सकते हो, सारे क्वेश्चन बन जाते हैं उन नोट्स को पढ़ने के बाद। तो भैया आप सेल्फ स्टडी के लिए जाइए, आपको कोई कोचिंग की नीड नहीं होगी। आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस केस के अंदर आप अपने नोट्स को पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लगाने के बाद टेस्ट सीरीज लगानी है और अपना जो जहाँ जहाँ वीक पॉइंट है उसको इम्प्रूवमेंट करते रहना है। तो सेल्फ स्टडी के लिए कौन से स्टूडेंट जा सकते हैं, जिनके बहुत अच्छे से नोट्स रेडी है, जिन्होंने पहले बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है। ठीक है, वही जा सकते हैं। जिन्होंने मान लीजिए आपने एग्जाम दिया है और आपके 2-4 मार्क्स से रुक रहे हैं तो आप सेल्फ स्टडी के लिए जाइए, आपको कोचिंग की नीड नहीं होगी। आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे किस पार्ट में कमी रह गई थी जिससे हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कोचिंग तो कर रखी है, नोट्स तो बना रखे हैं, लेकिन उनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। उन्होंने बहुत ही मतलब हवा हवा में पढ़ रखा है, 3 से 4 महीने में सिलेबस खत्म कर दिया। आपने जेई कोचिंग कर रखी है, आपने फिफ्थ जेई के लिए पढ़ रखा है, लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है पहले से, तो भैया आपका काम नहीं होने वाला। मतलब वही एस्पिरेंट इसको कर सकते हैं जिन्होंने EF की तैयारी कर रखी हो। ध्यान रखिएगा, EF की तैयारी कर रखी हो, आपने प्रीलिम्स एग्जाम निकाल रखा है, आपने गेट की बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। ठीक है, और गेट की तैयारी में भी आप न्यूमेरिकल अप्रोच रखते हैं, लेकिन जो EF की तैयारी होती है उसमें आप थ्योरेटिकल अप्रोच रखते हैं। तो EF और गेट वाले एस्पिरेंट सेल्फ स्टडी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन तैयारी बहुत अच्छी लेवल की होनी चाहिए तभी, अदरवाइज आपको किसी न किसी मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, किसी न किसी मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप क्या कर सकते हैं, सर हमारे इस क्राइटेरिया में हम नहीं आते, तो हम क्या करना चाहिए हमें, तो उस क्राइटेरिया में जब आप नहीं आते सेल्फ स्टडी वाले में तो आपको कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी।
देखिए कोचिंग फ्लेक्शन नहीं दिलवा सकती आपको, फ्लेक्शन नहीं करवाएगी, कोचिंग आपके लिए पढ़ेगी नहीं, लेकिन आपको एक गाइडेंस दे सकती है। कोचिंग में क्या होता है कि आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपको प्रॉपर मेंटोरशिप दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी एक बहुत सारी क्राइटेरिया होती है कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें कौन सी ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यदि आप MPPSC AE के लिए पढ़ रहे हैं, MPPSC AE के लिए पढ़ रहे हैं तो ध्यान दें कि MPPSC AE डेडिकेटेड क्लास होनी चाहिए। कई बार क्या होता है जेई की क्लास में AE वाले बच्चे बैठ जाते हैं, तब वहाँ पास क्या होता है कि जेई लेवल का पढ़ने से एक एग्जाम नहीं निकलता। आप AE लेवल का पढ़ेंगे जरूर आपका जेई वाला एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन अपोजिट नहीं होता। तो आपको MPPSC AE डेडिकेटेड क्लास ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्या उनके पढ़ाने के बाद आप सारे क्वेश्चन कर पाते हैं, ए के सारे क्वेश्चन, EF के अब तक के जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चन कर पाते हैं। यदि आप कर पाते हैं तो उस कोचिंग में आप जा सकते हैं। यदि वो कोचिंग MPPSC AE के डेडिकेटेड पढ़ा रही है, आपके सभी क्वेश्चन करने के बाद हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया। सर हम कैसे जाने कि हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं कि नहीं होते? सिंपल सा क्राइटेरिया है कि जो कोचिंग आपको पढ़ा रही है वो आपको डेमो लेक्चर देगी। हर एक सब्जेक्ट के स्टार्टिंग के 3-4 सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर तो मिल ही जाते हैं। या फिर एक काम कर सकते हो, उस कोचिंग के पहले के डेमो लेक्चर अवेलेबल होंगे, जो लेटेस्ट में पेपर हुआ उसके लिए उन्हें बैच लॉन्च किया होगा तो उनके भी वीडियो लेक्चर उनके यूट्यूब पे मिल जाएगा, उनके ऐप पे मिल जाएगा। तो कंटेंट तो सेम होता है, सिविल इंजीनियरिंग चेंज थोड़ी होती है। तो वहाँ से आप पढ़ करके आप देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एटलीस्ट आपको 3 से 4 सब्जेक्ट का डेमो लेक्चर देख लेना चाहिए, क्वेश्चन लगा के देख लेना चाहिए। यदि आप प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तभी आपको उस कोचिंग में जाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डाउट सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि डाउट बहुत ज़्यादा आते हैं। डाउट इसलिए आते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं, तो हो सकता है आपको वीक में 2 डाउट आ गए, 3 डाउट आ गए और वो डाउट टाइम पे क्लियर नहीं होते ना, तो माइंड में खिचड़ी जैसा बना रहता है कि ये डाउट है। तो प्रॉपर डाउट सपोर्ट होना चाहिए। जो रिस्पेक्टिव टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वही टीचर आपके डाउट को क्लियर कर दे तो उससे बेटर कुछ नहीं होता, ठीक है। और जब आपको कभी मन करे कि नहीं सर हमें सर से बात करनी है, टीचर से बात करनी है, तो इंडिविजुअल मेंटरशिप भी मिल जाए, यानी टीचर गाइड कर दें। इंडिविजुअल नहीं भी मिल पाता तो ग्रुप के अंदर जूम मीटिंग, गूगल मीटिंग के अंदर आपको प्रॉपर गाइड कर पाएँ, यानी मीटिंग की फैसिलिटी हो। यदि ये सारी फैसिलिटी है तो आप उस कोचिंग में जा करके बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। डेफिनेटली उस कोचिंग से आपका भला होगा, यानी भला इन द सेंस आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, तो फिर आपको तैयारी करने में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। एक तो MPPSC की डेडिकेटेड क्लास होनी चाहिए, क्वेश्चन हो जाने चाहिए, डेमो लेक्चर अवेलेबल होना चाहिए, डाउट सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअल गाइडेंस भी होना चाहिए। कई बार एग्जाम लेट होते हैं तो उस टाइम स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं, जब टीचर से बात कर लेते हैं थोड़ा कूल हो जाते हैं, पढ़ाई फिर लग जाते हैं, तो मोटिवेशन बना रहता है। तो ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। जनरली हर जगह नहीं होती बट ढूंढने पे सब कुछ मिल जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो ये सारी फैसिलिटी यदि आपको मिलती है तो आप उस कोचिंग में जाकर के बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? अच्छा, यदि आप द सिविल पॉइंट को चूज करते हैं, हम मान लेते हैं आप द सिविल पॉइंट को चूज करते हैं, तो हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, यहाँ पास हम क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। समझ में आ गई अप्रोच? सेल्फ स्टडी कैसे करनी है और कोचिंग कैसे चूज करना है। यदि आप द सिविल पॉइंट को चूज करते हैं तो हमारा क्या क्राइटेरिया होता है, हम किस तरीके से आपको स्टडी करवाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी सभी कोचिंग का अलग अलग है, आप वहाँ बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा भी एक लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है, डेस्टिनेशन बैच, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं हमारे क्या क्या फीचर होते हैं, हम कैसे कंटेंट आपको देते हैं। देखिए यहाँ पर 2 टाइप के एस्पिरेंट हैं। एक तो एस्पिरेंट वर्किंग है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द 70% तो हमें ऐसे एस्पिरेंट मिलते हैं जो वर्किंग होते हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं। 30% ऐसे एस्पिरेंट होते हैं कि जो केवल प्रिपरेशन करते हैं। तो इसमें 2 क्राइटेरिया होती है, स्टूडेंट कुछ लाइव आते हैं, मान लीजिए 100 एस्पिरेंट है मान लीजिए बैच के अंदर, ठीक है, तो उसमें से 30% ऐसे एस्पिरेंट है जो वर्किंग नहीं है, जो वर्किंग तैयारी करते, उसमें भी 5 से 10% लोग लाइव आते हैं। तो लाइव बहुत कम एस्पिरेंट आते हैं। क्लास तो लाइव होती है, लेकिन यदि आप लाइव नहीं आते हैं तो फिर क्लास आपको रिकॉर्ड करके दी जाती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यदि सब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मान लीजिए 10% भी प्रेजेंस रहती है तो हम लाइव क्लास लेते हैं। यदि आप लोग लाइव नहीं आते हैं तो फिर क्लास आपको प्रॉपर रिकॉर्ड की जाती है और सेम डेज आपके सेक्शन पे अपलोड कर दी जाती है। कुछ भी डाउट आता है तो प्रॉपर डाउट सपोर्ट अवेलेबल होता है, फैकल्टीज के नंबर होते हैं, उनको डायरेक्टली व्हाट्सअप करके आप डाउट को पूछ सकते हैं। ये चीज़ें हमने आपको बता दी पहले से, ठीक है। कुछ भी हिडन चीज़ें नहीं है, सारी चीज़ें ओपन है, ट्रांसपेरेंट है। साइलेंट पॉइंट क्या क्या हमने लिखे हैं, देखिए जो कोर्स आपको मिलेगा वो लाइव प्लस रिकॉर्डिंग रहेगा,
2 साल की वैलिडिटी रहेगी, अनलिमिटेड व्यूज रहेंगे। अनलिमिटेड व्यूज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने फॉर्म अभी पढ़ा, ठीक है, फॉर्म आप पढ़ रहे हैं अभी नवंबर के अंदर, ठीक है, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज 16 नवंबर है, मान लीजिए आप 16 नवंबर को फॉर्म पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप फेब या मार्च में आप इसको रिविजन करते हैं बीच में, तो आपको डाउट आ रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें भूल रही हैं, तो आप बार बार वीडियो को देख सकते हैं, बार बार वीडियो को देख सकते हैं। उसमें व्यूज का कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, व्यूज का कोई लिमिटेशन नहीं है। समझ में आ रही बात? कोई कॉन्सेप्ट आपका बहुत डिफिकल्ट आपको लग रहा है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो बार बार वीडियो को रिपीट करके कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। यानी अनलिमिटेड व्यूज का मतलब ये है। हम स्टूडेंट को हमेशा एडवाइस करते हैं कि भैया आप एक काम करिए, डेमो लेक्चर पहले देख लीजिए, एडमिशन से पहले आप टीचर की क्वालिटी चेक कर लीजिए कि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं क्या उनके पढ़ाने से आपके क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। यदि आपके हो रहे हैं तो फिर आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, जो ये हमारा बैच है डेस्टिनेशन बैच यानी गंतव्य बैच, इसके अंदर हम इन डेप्थ स्टडी करवाते हैं। इन डेप्थ स्टडी इसलिए करवाते हैं कि जो स्टूडेंट MPPSC AE की तैयारी करते हैं, ठीक है, वो कोई ना कोई और एग्जाम देते हैं, कोई ना कोई और एग्जाम देते हैं। और दूसरी बात, MPPSC AE का ही पैटर्न आपने देखा होगा, लेटेस्ट पेपर काफ़ी अच्छा पेपर आया था। इस बार तो जो MPG के ICT करेंट अफेयर है क्वेश्चन तो नॉर्मल थे, लेकिन आपका टेक्निकल का बहुत अच्छा लेवल था, इसलिए हमें बहुत अच्छे से डेप्थ में स्टडी करवानी पड़ती है, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके एग्जाम में नहीं आते MPPSC AE में, जैसे BMC नहीं आता आपका, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं होता, इसके अलावा आपका सर्वेइंग नहीं आता आपके MPPSC AE में। तो ऐसे पेपर भी हम करवा के आपको दे देते हैं, ताकि यदि आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यदि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर हो गया, आप RRB JEE हो गया, या फिर किसी भी स्टेट की AE JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपका काम हो जाता है, आपको अलग से नहीं लेना होता। सेम बैच के अंदर, सेम फीस के अंदर आपको जो टेक्निकल के एक्स्ट्रा पेपर होते हैं उनको भी हम दे देते हैं। कवरेज आप ऑल एग्जामिनेशन का मतलब यही, मान लीजिए कि आपका RRB JEE का पेपर आता है, ऑटो कैड सब्जेक्ट वहाँ आती है, तो ऑटो कैड के लेक्चर आपको मिल जाएंगे, अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितनी भी क्लासेस होती हैं वो क्लासेस मान लीजिए डिजिटल बोर्ड के अंदर होगी या फिर लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर होगी, जैसे हम आपको भी बता रहे हैं, ठीक है। वहाँ टीचर का फेस भी दिखता है। कुछ सब्जेक्ट में ऐसा होता है जब टीचर कहीं और अवेलेबल होते हैं तो उसके फेस नहीं दिखता, यानी टीचर का प्रॉपर फेस दिखेगा आपको। और टीचर क्लासेस लेंगे, क्लासेस के साथ में आपको जितने भी क्वेश्चन अब तक के MPPSC AE के पूछे गए हैं और ESE के पूछे गए, सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर देते हैं, ताकि आपको बाद में फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये हमारे 4 साइलेंट पॉइंट हैं, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं कि क्या फैसिलिटी हम देते हैं, ठीक है, क्या फैसिलिटी हम देते हैं। कंटेंट में वही चीज़ें रहेगी, प्रॉपर वीडियो लेक्चर रहेगा, क्वेश्चन क्लास में करवा देंगे। अच्छा, हमारी आपसे क्या गुजारिश होती है कि आप लोग खुद के नोट्स बनाएं, आप लोग खुद के नोट्स बनाएं। ध्यान में रखिएगा, एक बार ही ज़िंदगी में नोट्स बनाना पड़ता है, और आप सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है तो अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे। एक बार में एग्जाम नहीं निकला, दूसरा एग्जाम देते, तो बार बार कोचिंग की नीड नहीं पड़ेगी आपको, यदि आप ढंग से अपने नोट्स खुद के बना लेंगे। तो हमारी तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपने खुद के नोट्स बना लीजिए, उससे बेटर कुछ नहीं होता। लेकिन यदि आप नहीं करते हैं तो हम नोट्स आपको PDF फॉर्म में देते हैं। क्या खुद के नोट्स में क्या होता है कि जब टीचर बोलते, मान लीजिए कोई टीचर आपको कॉन्सेप्ट बता रहा है बेंडिंग स्ट्रेस का, तो अब उस बेंडिंग स्ट्रेस के अंदर आप क्या करेंगे, जो टीचर लिखवा रहे हैं उसको तो लिखेंगे, वो तो आपको PDF में मिल जाता है, लेकिन जो टीचर बोल रहे हैं उसको अपने लैंग्वेज के अंदर नोट्स बना के आप लिख सकते हैं, जो कि बाद में समझने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो वो चीज़ें PDF में नहीं मिल पाती है, वही चीज़ें मिलती है जो टीचर लिखते हैं। तो आप नोट्स बना लेंगे तो आपका भला होगा, बाकी आपको जैसा लगे वैसा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर फुल डाउट सपोर्ट रहेगा। क्लास, यदि आप रिकॉर्डिंग क्लास देख रहे हैं, कोई डाउट आ रहा है तो आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाता है, व्हाट्सअप करेंगे, आपके प्रॉपर डाउट क्लियर हो जाते हैं। दूसरा है कि जो हमारा द सिविल पॉइंट ऐप है उसके अंदर आपको क्या मिलता है, चैट ग्रुप बना देते हैं हम, जिसमें जितने भी पेड एस्पिरेंट होते हैं सभी ऐड होते हैं, और वहाँ अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हैं। सभी रिस्पेक्टिव फैकल्टी जो आपको पढ़ाते हैं साथ में पेड एस्पिरेंट उसके अंदर ऐड होते हैं, वहाँ अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हैं। कोर्स की वैलिडिटी 2 साल की रहती है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जो यहाँ पास आती है, द सिविल पॉइंट के अंदर जो भी क्लासेस आपको मिलेंगी, जो भी क्लासेस मिलेंगी बिल्कुल डेडिकेटेड MPPSC असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगी। हर एक चीज़ को बहुत ही बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा, सारा कुछ पढ़ा देते हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो कंटेंट के मामले में बहुत अच्छे से आप श्योर हो सकते हैं, ठीक है। अब ये कोचिंग के बारे में आपको जानना है कि ये कोचिंग कब इस्टेब्लिश हुई थी, कितने एग्जाम की तैयारी करवाई है, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो आप हमारे द सिविल पॉइंट यूट्यूब चैनल को अच्छे से विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ ये डिटेल भी आप देख सकते हैं। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई टीचर चेंज होते रहते हैं,
तो आप उनकी क्लासेस को आप देख करके डिसाइड करिए कि आपको बैच ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। तो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ज्वाइन करने से पहले। लेकिन हम आपको इंश्योर करते हैं कि जो भी स्टूडेंट 10 सिविल पॉइंट में अब तक पढ़े हैं वो सभी 100% तो कुछ नहीं होता, 98% स्टूडेंट सेटिस्फाइड रहते हैं। 2% बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है कि मान लीजिए आप लेट बैच ज्वाइन करते हैं, अब कुछ क्लासेस लाइव हो चुकी है तो फिर दोबारा लाइव नहीं होती ना, उसकी रिकॉर्डिंग मिलती है, एक तो ये रहता है। कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, सर आप नोट्स को टाइप करवा के नहीं देते। भैया नोट्स टाइप आपको नहीं मिलते, आप नोट्स बना लीजिए या फिर जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर टाइप करके पढ़ा रहे हैं तो आपको टाइप नोट्स मिल जाएंगे, टाइपिंग वाले नोट्स मिल जाएंगे। टीचर लिख लिख के पढ़ा रहे हैं तो आपको है ना हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे। तो ये पैटर्न रहते हैं, ये कंप्लेन रहती है। ऐसी कोई कंप्लेन नहीं रहती कि टीचर पढ़ाते पढ़ाते छोड़ के चले गए, ऐसा कभी नहीं होगा। जो टीचर सब्जेक्ट को शुरू करेंगे वही टीचर एंड करेंगे और काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ डिसीजन ले सकते हैं कि हमें ज्वाइन करना है कि नहीं करना, कंटेंट प्रॉपर वे में मिलेगा। अच्छा, यदि आप डिसाइड करते हैं ज्वाइन करना है तो कैसे करना होगा, द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है। आपको हमारा ये वाला बैच मिल जाएगा गंतव्य बैच, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। कुछ भी डाउट है इसके बारे में तो इन दिए गए नंबर पर हमारे टीम को कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब एक मन में सवाल आएगा अभी, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, सर 2024 के अंदर MPPSC AE 2024 के अंदर नोटिफिकेशन कब आएगा, ये बता दीजिए हमें आप। 2024 के अंदर नोटिफिकेशन कब आएगा? तो देखिए अभी तक तो नोटिफिकेशन, अभी तो पेपर हुआ है लेटेस्ट में 2022 को, 23 में पेपर हुआ है। कल आपका इलेक्शन है 17 नवंबर को, इसके बाद अभी आपकी सारी प्रोसेस चलेगी तो दिसंबर तक तो कोई संभावना नहीं है। ये नोटिफिकेशन थोड़ा डिले होगा तो फैब तक आ जाएगा, जनवरी या फरवरी तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उधर। फिर आपका 6 से 7 मंथ में पेपर होगा, 6 से 7 मंथ में पेपर होगा। दूसरा आपका FFC JEE का पेपर भी है। यदि आप इस एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो FFC JEE का पूरा टेक्निकल आपका प्रिपेयर हो जाता है। और टेक्निकल के साथ जो पेपर 1 होता है वो भी ऑब्जेक्टिव होता है टेक्निकल, और पेपर 2 और मेन फट के ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो यदि आप इस लेवल की तैयारी कर लेते हैं तो आपके FFC JEE की भी तैयारी हो जाती है ना। कॉमन क्वेश्चन रहता है इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि MPPSC AE का नोटिफिकेशन कब आएगा, जनवरी फरवरी तक आएगा। वैकेंसी बहुत खाली है, 2023 के अंदर इन्होंने पोस्ट नहीं बढ़ाई है तो डेफिनेटली पूरे के पूरे चांस है कि वैकेंसी आएगी। एक पैटर्न नहीं रहा है कि एक बार वैकेंसी ज़्यादा आती है फिर कम आती है, फिर ज़्यादा आती है फिर कम आती है। ठीक है, पहले कम आई थी, फिर 2020 में कम वैकेंसी आई थी, बहुत कम वैकेंसी थी, प्रॉफिट 50 के आसपास रही होगी। फिर आपकी जो वैकेंसी आई 2021 में काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी। 2022 में जो 23 का एग्जाम हुआ 18 पोस्ट पेपर हुआ, तो अगले साल 400-500 वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। अगले साल इन द सेंस 2024 के अंदर, अगले 2-3 मंथ के अंदर। तो आप इस एग्ज़ाम को चूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इस एग्ज़ाम को चूज कर सकते हैं। और जो एस्पिरेंट इस वाले बैच में एक्सेस करते हैं, ध्यान रखिए आपको सब इंजीनियर वाले बैच का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। टेक्निकल के जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं साथ में नॉन टेक के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर प्रॉपर आपको मिल जाते हैं। यदि हमारी क्लास लाइव भी चलती है नॉन टेक की तो उसमें भी आप एक्सेस ले सकते हैं इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके। तो कुछ आपको अलग से नहीं करना होगा, एक ही प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट कंटेंट आपको मिल जाता है। और कुछ भी डाउट है MPPSC AE से रिगार्डिंग तो आप इन नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करिए या फिर इस वीडियो को नीचे कमेंट कर दीजिए, और वहाँ से आप कमेंट कर देंगे तो उस पर एक हम डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं ये भी बताइए, तो उसके लिए अलग अलग सीरीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा एपिसोड 1 था जिसके अंदर हमने ये आपको जानकारी दी, क्योंकि इंडिविजुअल कॉल पे सबको जानकारी देना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने वीडियो बना के डिटेल में आपको इन्फॉर्म किया है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।